Good morning everyone. 11th Commerce, English medium, Economics, chapter number 4. Now, changes in supply. The determinants of supply are classified under measures two categories as a price and factors other than price. एक प्राइस इफेक्ट करता है और दूसरा अदर देन प्राइस, यानी प्राइस को छोड़ करके बाकी के फैक्टर्स जो होते हैं वो इफेक्ट करते हैं. When other factors are assumed to remain constant and price is varied. अदर फैक्टर्स कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंजेस होता नहीं, बट प्राइस में फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं, चेंजेस आते रहते हैं. देयर इज अ एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ सप्लाई. उस कारण से क्या होता है, सप्लाई हाई भी होता है और लो भी होता है. व्हेन प्राइस इज हेल्ड कांस्टेंट एंड अदर फैक्टर्स आर वेराइड. अगर प्राइस के अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा, इट इज़ अ बिकमिंग अ जीरो, देन अदर फैक्टर्स वेराइड. अदर फैक्टर्स के अंदर चेंजेस आते हैं, देयर इज एन इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ सप्लाई. ध्यान से समझिएगा कि प्राइस के अंदर अगर चेंजेस आते हैं देन कॉन्ट्रैक्शंस एंड एक्सपेंशंस आएगा, बड़े लेवल पे चेंजेस आता है. और जब अदर फैक्टर्स चेंज होते हैं तो वहाँ पर सप्लाई के अंदर क्या होता है, इंक्रीज एंड डिक्रीज. दोनों वर्ड्स के अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है कि जब अदर फैक्टर्स चेंज होते हैं तो सप्लाई में क्या होगा, इंक्रीज एंड डिक्रीज. और जब प्राइस में चेंजेस आता है, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट होते हैं, तो क्या आएगा आपका, कॉन्ट्रैक्शंस एंड एक्सपेंशंस. Now, expansions and contractions of supply. When other factors are assumed to be remain constant and prices varied. प्राइस के अंदर चेंजेस हो रहा है लेकिन अदर फैक्टर्स के अंदर कोई चेंजेस होता नहीं है. देयर इज एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ सप्लाई. तो सप्लाई में क्या होगा, एक्सपांशंस एंड कॉन्ट्रैक्शंस. अदर फैक्टर्स मे कॉन्स्टिट्यूट cost of productions, price of factors of productions, number of sellers, level of technology and government policy. ये सारे के सारे टॉपिक अदर फैक्टर्स में आते हैं. चलिए देखते हैं. फर्स्ट शेड्यूल में हमें प्राइस एंड सप्लाई देके रखा है एप्पल्स का, वही चीज़ है जो हमने लास्ट में देखा था. अब देखते हैं, जब प्राइस 50 की थी तो यहाँ पर 200 का है, देन आफ्टर ऐसे बढ़ता जा रहा है कि 50, 60, 70, 80 एंड 90. तो आपका सप्लाई भी बढ़ता जा रहा है. 200 है, 400 है, 600 है, 800 है एंड 1000 है. इससे हमें ये पता चलता है कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज़ होती है वैसे वैसे सप्लाई जो होता है वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है. अब यहाँ पे मिड पॉइंट लेते हैं. 70 रुपीज़ की प्राइस पे आपका सप्लाई कितना है, 600. देखिए ए पॉइंट दिया हुआ है आपको वहाँ पे. ओके ना, जब प्राइस आपकी 80 की हुई और 90 की हुई तो सप्लाई आपका बढ़ रहा है, और 90 की प्राइस में सप्लाई कितना हो गया, 1000. वहाँ पे देखो सी पॉइंट दिया है. और जब प्राइस 50 की थी तो आपका सप्लाई कितना है, 200 का. तो ए पॉइंट से लेकर के सी पॉइंट के बीच में 600 से 1000 हुई सप्लाई. तो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज, इंक्रीज. तो ये क्या कहलाएगा, एक्सपांशंस ऑफ सप्लाई. मतलब जहाँ पे सप्लाई बढ़ रहा है वो क्या कहलाता है, एक्सपांशंस ऑफ सप्लाई. दूसरा अपोज देखते हैं, ए एंड बी. जहाँ पे 600 से सप्लाई डिक्रीज होकर के कितना हो रहा है, 200. तो यहाँ पे सप्लाई में क्या आ रहा है, कॉन्ट्रैक्शंस. इन शॉर्ट मतलब जब सप्लाई बढ़ता है दैट इज कॉल्ड एक्सपांशंस, और जब सप्लाई घटता है दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शंस. मीन्स जब प्राइस कम होगी तो सप्लाई भी कम हो जाएगा, और जब प्राइस हाई होगी तो सप्लाई भी कैसा हो जाएगा, हाई. तो व्हेनेवर प्राइस इज हाई एट दैट टाइम सप्लाई इज एक्सपांशंस, एंड व्हेन प्राइस इज लो देन द सप्लाई इज कॉन्ट्रैक्शंस. नेक्स्ट आता है सप्लाईज इंक्रीजेज और डिक्रीजेज. जहाँ पे अदर फैक्टर्स चेंज होता है बट प्राइस में कोई चेंज आता नहीं है. प्राइस सेम एज इट इज़ उतनी की उतनी रहती है. जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया प्राइस ऑफ एप्पल. एप्पल की प्राइस आपको 20 ही दे करके रखी है, उसमें कोई चेंज हुआ नहीं. 20 की प्राइस पे 100 की सप्लाई थी, 200 का सप्लाई हुआ, 300 का हुआ, 400 का हुआ, 500 का हुआ. तो यहाँ पर भी हमें सेम पॉइंट लेने हैं, ए बी एंड सी, S1, S2 एंड S3. तो हमने ले लिया मिड का पॉइंट कि 20 रुपीज़ की प्राइस पे सप्लाई कितना है, 300. 300 से आप आगे की तरफ जाएंगे तो सी पॉइंट मिलता है कि प्राइस सेम है, प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है. लेकिन अगर आपका सप्लाई 300 से बढ़कर के 400 हुआ है तो यहाँ पे सप्लाई में क्या हुआ है, इंक्रीज. क्या हुआ है, इंक्रीज. और पॉइंट ए से हम बी की तरफ जाते हैं तो 300 से सप्लाई घट करके कितना हो गया, 200. तो यहाँ पे क्या हो गया, डिक्रीज. सो इस तरीके से सेम प्राइस में कोई चेंज नहीं आता है, लेकिन सप्लाई अगर बढ़ता है
दैट इज कॉल्ड इंक्रीज, और सप्लाई अगर घटता है दैट इज कॉल्ड डिक्रीजेस। यहाँ पे प्राइस में कोई चेंजेस आएगा नहीं। नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, जो लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से लॉ ऑफ सप्लाई के हिसाब से काम नहीं करता है और बिल्कुल उसके अपोज काम करता है। द क्वेश्चन दैट माइट नाउ arises is, does the law of supply have exceptions like the law of demand? क्या लॉ ऑफ डिमांड की तरह लॉ ऑफ सप्लाई के भी एक्सेप्शंस हैं? दो several exceptions are pointed out by some peoples. These are technically debatable. मतलब बहुत सारे पॉइंट्स पॉइंट आउट किए गए बट सारे के सारे प्रॉपरली नहीं है। Exceptions to the law of supply arises when supply of a goods rise when its price falls and supply falls when the prices rise. बिल्कुल अपोज होता है, प्राइस अगर इंक्रीज हो रही है तो सप्लाई घट जाता है, प्राइस अगर डिक्रीज होती है तो सप्लाई क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मतलब लॉ ऑफ सप्लाई के बिल्कुल अपोजिट काम करता हो। when other factors are held unchanged, अदर फैक्टर में कोई चेंज नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस में चेंज आता है। पहला पॉइंट आता है रेयर गुड्स। Certain goods are rare and hence even if there is a significant rise in their price their supply does not rise. अगर उसकी प्राइस कुछ बढ़ भी जाती है तो उसका सप्लाई बिल्कुल भी बढ़ने वाला नहीं है, बिकॉज these goods are rare, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंशियंट कॉइन्स, एंशियंट आइडल्स, ओरिजिनल्स, मैन्युस्क्रिप्ट, old books, ancient handicrafts, etc. However, such goods do not have any current productions and therefore instead of considering these as exceptions to the law of supply should be kept out of the study of supply. मतलब कुछ ऐसे गुड्स होते हैं, कुछ ऐसी पुरानी चीज़ होती है, किसी को कलेक्ट करने का शौक़ होता है, किसी को रखने का शौक़ होता है, बट मार्केट में उनका प्रोडक्शंस बंद हो जाता है तो उनका सप्लाई हो सकता नहीं। जैसे कि आपने देखा होगा कि पोस्ट ऑफिस के पुराने टिकट्स होते हैं, अभी टिकट्स नहीं लगते हैं, किसी को वो टिकट्स कलेक्ट करने का शौक़ होता है, तो अगर उनकी प्राइस बढ़ भी जाए तो भी वो टिकट्स बढ़ने वाले नहीं क्योंकि उनका प्रोडक्शन ही नहीं है। जैसे कि ओल्ड कॉइन्स, किसी को ओल्ड कॉइन्स कलेक्ट करने का शौक़ होता है तो ओल्ड कॉइन्स अब प्रिंटेड नहीं होते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आप कितनी भी प्राइस बढ़ा दो बट वहाँ पे सप्लाई बढ़ने वाला नहीं। दैट इज कॉल्ड रेयर गुड्स। अगला आता है पेरिशेबल गुड्स। हाईली पेरिशेबल गुड्स लाइक मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट, ग्रीन वेजिटेबल्स, मीट, एग, फिश, राइप फ्रूट्स, फ्लावर्स etc. कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम। ये सारी की सारी चीज़ें पेरिशेबल होने वाली, इनको लंबे समय तक हम स्टोर करके रख सकते नहीं हैं। हैंस इवन इफ देयर प्राइस फॉल्स देयर सप्लाई विल नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। उनकी प्राइस कम हो जाए तो भी उनका सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट होने वाला नहीं क्योंकि वो लिमिटेड है, एज दे कैन नॉट बी प्रिजर्व्ड एंड हैंस मस्ट बी सोल्ड। हाउएवर इन करंट टाइम्स with availability of cold storage even this exceptions is debatable। मतलब इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि आज के करंट के टाइम पे हमारे पास स्टोरेज अवेलेबल्स होता है, लेकिन स्टोरेज भी इसका स्टोर कितने दिनों तक करके रखेंगे, मैक्सिमम 1 डे, 2 डे, 3 डे, महीने तक तो कर नहीं सकते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। मतलब यहाँ पे आपको जितनी ज़रूरत पड़ेगी उतना ही आप यूज़ करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप यूज़ करने वाले नहीं है। सो व्हाट, उसका सप्लाई भी बढ़ेगा नहीं। सो आज हमने इतना देखा, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से करने हैं। थैंक यू सो मच।